नमस्कार। एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, लोकतंत्र के 4 मजबूत आधार स्तंभ कहे जाते हैं, जिनमें से एक है न्यायपालिका, जिस पे हम सब की श्रद्धा होती है, हम सब विश्वास रखते हैं और कामना करते हैं कि जल्दी से जल्दी यदि कोई बात ऊपर नीचे हो रही है या कोई उल्टा सीधा केस दर्ज कर दिया गया है, तो उसका सही पक्ष में न्याय हो। परमात्मा को भी हम सुप्रीम न्यायाधीश कहते हैं और इसीलिए न्यायाधीशों के लिए भी हमारे मन में बहुत सम्मान का भाव होता है, इस विश्वास के साथ कि हमारे फेवर में या हम सत्य हैं, उस सत्य के फेवर में न्याय अवश्य आना चाहिए। इस विश्वास के साथ मित्रों, आज न्यायाधीश जी ही हमारे साथ हैं, इसलिए मैं न्याय की बात कर रहा हूं। आप हैं ऑनरेबल जस्टिस रविंद्र सिंह जी, जो कि उत्तर प्रदेश में लॉ कमीशन के चेयरपर्सन हैं। आइए उनका अभिनंदन करते हैं और एक मुलाकात कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। सिंह जी, बहुत अच्छा लगता है जब न्याय के क्षेत्र से अतिथि हमारे बीच पधारते हैं, क्योंकि न्याय प्रिय प्रायः सभी लोग हैं। आपको क्या लगता है कि न्याय की जो परिभाषा पहले थी, आज भी वही है? क्या वही परिदृश्य जो पहले था आज है, या उसमें कुछ परिवर्तन आ गया है? अब ये डिपेंड करता है कि एविडेंस किस तरह की है। अगर एविडेंस प्योर ट्यूटर्ड है जी, और जज को कहीं कोई मौका नहीं मिल पा रहा है उसको डिसबिलीव करने का, तो उस स्टेज पर न्याय होने में संदेह रहता है। जी जी जी। ऑन पेपर न्याय होता है, लेकिन इन रियल सेंस न्याय नहीं होता है। जी जी सर, सत्य को ढूंढने में कहीं ज़्यादा वक्त तो नहीं लगने लगा है आजकल? हमारी प्रक्रिया कहीं थोड़ी स्लो तो नहीं हो गई है? इसको आप इस एंगल से देखें कि हमारी आबादी बहुत है जी। उसके रेशियो में जो जजेस होने चाहिए वो हमारे देश के पास नहीं है। जजों की संख्या कम है, चूंकि आबादी ज़्यादा है इसलिए लिटिगेशन ज़्यादा है। तो लिटिगेशन के अनुपात में जजों की संख्या को भी बढ़ाना चाहिए। जी जी। वर्क ज़्यादा है, मैनुअल पावर कम है जी। तो डिले स्वाभाविक है। और इसीलिए एक आम आदमी ये कहने लगता है कि भाई हमारी तो चप्पल घिस गई, हमारी तो पीढ़ी दर पीढ़ी बातें चलती आ रही हैं, लेकिन अभी तक न्याय के दरवाजे से न्याय नहीं मिला। कोई दोष नहीं। न्यायपालिका में जो आम आदमी का कहना है कि उसको न्याय नहीं मिलता, जी, उसकी अपनी पीड़ा बिल्कुल सही है, उसमें कतई कोई संदेह नहीं। क्योंकि जब उसको न्याय मिलने में देरी होगी तो स्वाभाविक वो कहेगा कि हमको न्याय मिलने में देरी हुई। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये गवर्नमेंट का काम है कि संख्या ज़्यादा बढ़ाएं। बिल्कुल। इसको ऐसे नहीं कह सकते कि जजेस काम नहीं करते। जी जी जी, वो तो बहुत काम करते हैं, जैसे आपने कहा सर। जी जी, जैसे आपने कहा कि संख्या उनकी कम है और केसेस ज़्यादा है। लेकिन सर, यहाँ एक चीज़ मैं विरोधाभास के रूप में भी सामने आती है। जैसे आपने भी स्वीकार किया कि एक आम आदमी के फेवर में ये बात जाती है कि भाई चलो थोड़ा सा लंबा हो गया ये प्रक्रिया, बड़े व्यक्ति को जल्दी न्याय मिल जाता है और छोटा व्यक्ति बेचारा घिसटता रहता है, तो ऐसा क्यों है सर? प्रक्रिया के तहत ही बड़े व्यक्ति को भी न्याय मिलता है और प्रक्रिया के तहत ही छोटे व्यक्ति को न्याय मिलता है। केवल जो समस्या आती है छोटे आदमी के सामने वो है साधनों की। वो उतने अच्छे साधन अरेंज नहीं कर पाता है या उसको अच्छे लॉयर नहीं मिल पाते हैं, तो कभी कभी अच्छे लॉयर न मिलने से भी उसको न्याय मिलने में देरी होती है। जो साधन संपन्न लोग हैं वो अच्छे लॉयर इंगेज करते हैं जी, और लॉयर्स बिल्कुल उनके लिए कमिटेड होते हैं, वो अपनी ओर से कोई देरी नहीं होने देते। जी जी जी। तो फिर सर यहाँ क्या किया जाए, क्योंकि एक जो साधनहीन व्यक्ति है वो अच्छा लॉयर और शायद न्याय प्रक्रिया के बारे में भी उतनी जानकारी वो नहीं रखता है। एक बड़ा व्यक्ति अपने धन के बल पे सब कुछ अरेंज भी कर लेता है, तो संभावना कई बार ऐसी भी रहती है और लोगों के मन में ये भी आता है कि धन के बल से संभवतः न्याय प्रक्रिया में भी थोड़ा बहुत। बिल्कुल, इसका दोष न्यायपालिका पर ही आता है, क्योंकि जब साधन संपन्न आदमियों को मुकदमा जल्दी तय हो जाएगा जी, और गरीब आदमी का मुकदमा जल्दी नहीं तय हो तो
तो मैसेज यही जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। ये बात भी कई बार सुनने में आती है सर, मैं ये तो नहीं कहूँगा लेकिन ये बात कही जाती है आम तौर पे कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो कई बार ये भी सुनने में आता है कि न्याय को भी, वकीलों को भी या न्यायाधीशों को भी धन के बल पे या सत्ता के बल पे दबाव डाल कर के खरीद लिया जाता है और न्याय का जो पक्ष होना चाहिए, जिस फ़ेवर में आना चाहिए, उस फ़ेवर में ना जाके उसका फ़ेवर बदल दिया जाता है। इसमें कहाँ तक सत्यता है? ये अपवाद हो सकता है, ये अपवाद हो सकता है। जी। न्यायपालिका में आज भी बहुत ईमानदारी है। अगर अपवाद रूप में किसी व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ है या किसी व्यक्ति ने ऐसा किया है, तो आपका कहना बिल्कुल सही है कि पवित्रता खंडित होती है। जी। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई कड़ी होनी चाहिए और ऐसे व्यक्ति को न्यायपालिका में रहने का कोई हक नहीं है। कानून ये बनना चाहिए कि अगर ऐसा व्यक्ति है तो उसको न्यायपालिका से अलग कर देना चाहिए। क्या कोई बेईमानी ऐसी का कोई ऐसा प्रोसीजर है सर? क्योंकि कई बार ये चीज़ें निकल के आई हैं मीडिया में भी कि किसी न्यायाधीश ने ये लिया, वो लिया, न्याय के बदले में उन्होंने समझौता या कुछ लेन-देन की बात की। तो क्या हमारी न्याय इसकी एक प्रक्रिया है। जी। हाई कोर्ट लेवल पर हर हाई कोर्ट इस मामले में विजिलेंट है कि बेईमान लोगों को निकालना है। जी। बेईमान लोगों के खिलाफ हमें कार्रवाई करनी है। या सही बात को या जो आरोप लगाया है उसको जस्टिफाई नहीं करते हैं। जी, जी। तो उसका परिणाम क्या होता है कि फिर किस आधार पर कार्रवाई हो जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब कोई ठोस आधार होना चाहिए। अपने देश में ये भी है कि बहुत फॉल्स एलिगेशन भी लगते हैं। जी, जी, जी। अगर जज किसी व्यक्ति विशेष के लगता है उसको कि हमारे पक्ष में नहीं है या उसके लॉयर ने उसको बता दिया कि जज टफ है जी। ये निर्णय जैसा आप चाहते वैसा नहीं हो सकता, जी, जी। तो फिर कोशिश की जाती है ऐसे जजेस के खिलाफ आरोप लगाने की। जी। तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को ये जितना जुडिशल सिस्टम है जी, जी। वो नीचे लेवल तक अंडर कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट है। तो हर प्रदेश का हाई कोर्ट कोशिश ये करता है कि उसके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ईमानदारी से काम करें, इफेक्टिवली काम करें। जी, जी, जी। लेकिन जब फॉल्स एलिगेशन लगते हैं तो कभी ऐसा भी देखा गया है कि इनोसेंट जजेस के खिलाफ भी कार्रवाई हो गई। जी, जी, जी। तो कौशन बहुत बरतना पड़ता है। न्यायपालिका का ये भी देखना पड़ता है कि अगर गलत कार्रवाई हो गई तो न्यायपालिका की अस्मिता पर आँच जरूर आएगी। बिल्कुल, क्योंकि सर जैसे कि मैंने शुरुआत ही की थी कि न्यायपालिका पे सबका बहुत ज़्यादा विश्वास है। हम ईश्वर को भी सुप्रीम न्यायाधीश कहते हैं, तो ईश्वर के बाद आप लोगों का स्थान ही आता है। इसीलिए हर एक के मन में एक श्रद्धा का भाव, एक सम्मान का भाव अवश्य रहता है। सर व्यक्तिगत रूप से आपसे जानना चाहूँगा कि क्या आपके जीवन में कभी कोई ऐसी बात आई, जैसे मैंने कहा कि एक ऐसी दुनिया आ गई है, एक समाज में एक ऐसा प्रचलन सा हो गया है कि धन के बल पे या जो ऊँची सत्ता पे बैठे हुए हैं वो दबाव डाल के हमसे कोई निर्णय दिलवाना चाहते हैं या बदलवाना चाहते हैं। आपके साथ सर व्यक्तिगत कभी कोई ऐसी बात आई? आपने क्या किया? मेरे सामने कभी ऐसा मौका नहीं आया और इमेज आगे चलती है। जी। हमारे बारे में इमेज ये थी कि बहुत ईमानदार जज है, जज सुनेगा नहीं और अगर अप्रोच करेंगे तो खारिज करेगा। जी, जी, जी। नहीं तो अपने यहाँ से हटा देगा। तो इस मैसेज के तहत लोगों ने कभी हिम्मत नहीं की। तो क्या सर क्या किया जा सकता है? क्या पारदर्शिता संभव है? क्या पूरी तरह स्वच्छता और सफाई संभव है? क्या किया जा सकता है? ये डिपेंड करता है कि किस समाज में हम रह रहे हैं। अगर व्यक्ति जो मुकदमा लड़ रहा है वो अपने मुकदमे को अपनी मेरिट पर लड़वा करके उसका टोटल ध्यान इसी बात पर है कि हम पैसा दे करके खरीदेंगे, वो अच्छे वकील को एंगेज नहीं करेगा, उसकी फीस नहीं देगा, कोशिश ये करेगा कि कोई हमको आदमी मिल जाए जो जज का ठेका लेकर के हमारे फेवर में ऑर्डर करवा दे। तो ऐसे तमाम लोग मिल जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब सर इस प्रकार के ठोस कदम उठाए जाने चाहिए, तब जाकर के एक सुंदर सा संदेश ज़रूर जाता है कि यदि चीटिंग कर रहे हैं हम, किसी के नाम पे इस प्रकार से ऊपर-नीचे काम किया जा रहा है तो। और जैसे आपने ये बात भी कही कि कई बार बहुत ही झूठे केस भी लगाए जाते हैं, उसके खिलाफ भी कुछ इस प्रकार के ठोस कदम उठाए अवश्य जाने चाहिए। सर लगातार प्रयास के बाद भी गवर्नमेंट भी बहुत सारे लॉज़ बना रही है या न्यायपालिका भी लगातार कार्य कर रही है, फिर भी क्राइम रेट जो है लगातार बढ़ता चला जा रहा है। क्राइम रेट बढ़ता नहीं, क्राइम रेट अगर देखा जाए तो आबादी के अनुपात में घट रहा है। हम लोगों ने जब वकालत शुरू की थी जी
उस समय का जो क्राइम रेट है तो कहीं ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था। फिर भी सर इतना ज़्यादा देखते हुए आए दिन जो न्यूज़ चैनल में हम देखते हैं कि आज ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो बहुत सारे मन में एक खिन्नता का भाव पैदा होता है। आपको क्या लगता है सर इन समस्याओं हम का? इस संबंध में एक बात जरूर कहेंगे जी। बड़े सम्मान के साथ चैनलों के बारे में। न्यूज़ चैनल से हम लोग उम्मीद ये करते हैं, अच्छे समाज ये उम्मीद करता है कि इन चीज़ों को कम हाईलाइट करें, जी। जो पॉजिटिव चीज़ें उनको हाईलाइट ज़्यादा करें। हो क्या रहा है, अखबार सुबह जैसे देखेंगे आप तो पहला पन्ना बलात्कार, रेप, बिल्कुल, चोरी, हिंसा, बेईमानी, हिंसा, फ्रंट पेज पे कवरेज है। जी जी जी। कुछ तो ऐसी घटनाएं हैं जिनके बारे में हम लोग कहते हैं ये कैसे प्रिंट हो गई। इसी तरह से कभी कभी चैनल्स पे हम लोग देखते हैं। जी जी। तो एक रिस्पॉन्सिबल मीडिया से हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप सूचनाएं जरूर प्रकाशित करें, जी जी। सूचनाएं जरूर दें, लेकिन इनको अहमियत लास्ट में दें। जी जी जी। इससे सोसाइटी को एक गलत मैसेज मिलती है। परिणाम क्या होता है कि एक ऐसी भी जनरेशन है जो यंग जनरेशन है जी, जिसके पास कोई काम नहीं है। हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है। जी जी जी। वो बच्चे चाहे लड़के हों या लड़कियां हों, उनको भी इस तरह की तरफ सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि हम लोग भी ये रास्ता अपना सकते हैं, जिससे मतलब हमारे लिवलीहुड। जी जी, उनको भी एक रास्ता दिखा दिया जाता है कि ऐसा करके तुम धन कमा सकते हो, नाम कमा सकते हो, आदि आदि इत्यादि। जी सर, इस चीज़ में जो ये चीज़ें हो रही हैं, जब आप मीडिया की बात आपने कही, या चलिए क्राइम रेट जैसे आपने कहा कि कम तो हो रही है, लेकिन हाँ, देखने में सुनने में बहुत चीज़ें आती हैं। आध्यात्म की सर इसमें क्या भूमिका हो सकती है? क्या आध्यात्म एक परिवर्तन ला सकता है? चाहे हम न्यायपालिका की बात कर रहे थे, चाहे समाज की बात करें, तो इसकी क्या भूमिका हो आपने सकती बहुत है? अच्छी बात पूछी। अध्यात्म अपने में कोई लक्ष्य नहीं है। अध्यात्म के बारे में लोगों को बहुत गलत अवधारणा है। अध्यात्म एक प्रोसेस है व्यक्ति के प्योरिफिकेशन की। जी। प्योरिफिकेशन क्या है? मॉरल वैल्यूज क्या कहती हैं, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जी जी। तो जो चीज नहीं करनी चाहिए, अध्यात्म के माध्यम से उसको बाहर किया जाता है। अध्यात्म कहता है कि सत्य के रास्ते पर चलिए। जी। अध्यात्म के हिसाब से ट्रुथ प्रिवेल्स। तो सत्य के मार्ग पर चलने के लिए अध्यात्म का सहारा लिया जाता है। उसको हम लोग कहते हैं कि भगवान से मिलने की एक प्रोसेस है। तो योग में यही कहा गया है जी। कि आत्मा और परमात्मा का मिलन ही योग है। लेकिन ये कहना बहुत आसान है। आत्मा परमात्मा का मिलन बहुत मुश्किल काम है। वो कब संभव है? जब हम अपने मन, सारी इंद्रियां और बुद्धि पर पूरा कंट्रोल कर लें। वो स्थिति देवताओं की स्थिति है। लेकिन अगर हम जितना अपने पर कंट्रोल कर लें, जी जी, अपने मन पर, अपनी इंद्रियों पर, तो हम उतने अच्छे आध्यात्मिक पुरुष हो सकते हैं। जी जी। सर, ब्रह्मा कुमारीज में अभी आप आए हुए हैं। हाँ। यहाँ एक कॉन्फ्रेंस में आप शिरकत कर रहे हैं। जी। आपने आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात कही। ब्रह्मा कुमारियाँ भी आध्यात्मिक शिक्षा दे रही हैं, आध्यात्म का प्रकाश समाज में पहुँचा रही हैं और आत्मा और परमात्मा के मिलन की ही बात कर रही हैं। हाँ। तो यहाँ आपने आकर के क्या देखा? क्या आपने बहुत अच्छा एक सवाल पूछा हमसे। मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। जी। यहाँ आने से पहले तमाम तरह की बातें ब्रह्म कुमारी के बारे में कही जाती थी। मैं रास्ते में था तो मेरे पास एक बहुत रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति का, सम्मानित व्यक्ति का फ़ोन आया। जी। उन्होंने हमसे पूछा आप कहाँ हैं? हमने हम ट्रेन में हैं और माउंट आबू जा रहे हैं। तो उन्होंने बैंक में आचा ब्रह्म कुमारी बहुत सम्मानित व्यक्ति है। हमने भी हंस दिया। उसका रिप्लाई हमने हंस के दे दिया। हमने हाँ। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो एक समाज को अच्छी मैसेज दे रहा है।
यहाँ के जो ब्रह्म कुमार और ब्रह्म कुमारियाँ, लगता है कि वो बिल्कुल एक प्योरीफाइड प्रोसेस से गुजर चुके हैं या गुजरने की अच्छी स्टेज पर हैं। उनके व्यवहार में, उनके तौर तरीके में, बातचीत में, रहन सहन में लगता ही नहीं है कि हम लोग एक जैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं वहाँ पर रह रहे हैं, बल्कि लगता है कि नया वातावरण है। तो ब्रह्म यहाँ जब माउंट आबू पर आए, हमने इसमें कॉन्फ्रेंसेज अटेंड की, अभी हम मीडिया कॉन्फ्रेंस अटेंड करके आ रहे हैं जी। हम लोगों से मिक्सअप भी हुए, हमने बाबा के सब जगह सारे स्थान भी देखे। अपने विश्वास हो रहा है, नाउ आई बिलीव इट, कि इस संस्था को और आगे जाना चाहिए। ये समाज के सुधार में बहुत बड़ा योगदान दे रही है और दे सकती है। इस संस्था से जुड़े हुए लोग हमने देखा, उनका पूर्ण समर्पण है जी। जैसे अभी हम आपके चैनल पे आए तो बताया कि 106 आदमी काम कर रहे हैं, या मोर देन 100 काम कर रहे हैं जी। ओनली 6 पर्सन्स आर पेड। बहुत बड़ी बात है जी। लोगों ने अपना समर्पण किया है। लोग यहाँ कुछ लेने नहीं आते हैं। यहाँ की ईमानदारी, यहाँ की पवित्रता, यहाँ के लोगों का अच्छा व्यवहार, जितनी तारीफ करें मेरे हिसाब से कम है। जी, जी, जी। तो सर, जिस सामाजिक परिवर्तन की बात हम कर रहे थे, क्या आपको लगता है कि जैसे यहाँ आप देख रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज़ जो ईश्वरीय ज्ञान दे रही हैं या आध्यात्म की बातें कर रही हैं या राजयोग मेडिटेशन सिखा रही हैं, और जिसके माध्यम से यहाँ पे आप एक प्योर वातावरण देख रहे हैं, सबके जो व्यवहार है उसमें एक डिविनिटी देख रहे हैं, यदि यही चीज़ समाज में जाए, यदि सभी वर्गों तक पहुँचे, तो क्या समाज और संसार का जो परिदृश्य है परिवर्तित नहीं मैं हो आपकी जाएगा? बात से बिल्कुल सहमत हूँ। अगर ये मैसेज समाज में दी जाए जी। बड़े लेवल पर, तो समाज हमारा इतना नहीं बिगड़ा कि जो सुधर नहीं सकता है। हमारा देश, हमारे यहाँ के लोग सब ऋषियों मुनियों की संतान है। जी। हमारा इतिहास बहुत मजबूत है, हमारे संस्कार बहुत उच्च कोटि के रहे हैं, जिन्होंने पूरे विश्व में अपना झंडा फहराया है। हमारे अंदर खून उन्हीं ऋषि मुनियों का है। सुधरने में हम लोगों को कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जी। रास्ता सही मिलना चाहिए। जी, जी, जी। ये भी लक्ष्य नहीं होता कि हम आपको ईश्वर प्राप्त कराएंगे। वो ये कहते हैं कि हम आपको ईश्वरी बनाएंगे। जी, जी, जी। और वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है। ईश्वर के गुण हैं वो हम आप में पैदा करने की कोशिश करेंगे। जी। और अगर आप ईश्वर के गुण कुछ भी प्राप्त कर लें, सब नहीं, जी। कुछ भी, हुँ। तो एक अच्छे इंसान बन जाएंगे। हुँ। और जिस समाज में अच्छे इंसान होते हैं, जी। उससे अच्छा कोई समाज नहीं होता है। बिल्कुल। तो सर, क्या ये ज्ञान और योग जन जन तक पहुँचे, या स्कूल में भी बच्चों को ये बात दी जाए, या अलग-अलग स्थानों पे, जैसे आपने कहा बड़े लेवल पे भी ये बात की जानी चाहिए, तो क्या इस दिशा में सुंदर पहल की जानी चाहिए? उनकी तरफ से ब्रह्मा कुमारियाँ तो अपना स्तर पे प्रयास कर ही रही हैं। ऐसा ब्रह्मा कुमारी एक प्राइवेट संस्था है। जी। प्राइवेट संस्था के पास इतने साधन नहीं हैं कि पूरे मास पे इस बात को फैला दें। प्रयास कर रहे हैं, जी, जी। उनका प्रयास सफल भी है, लेकिन इस तरफ गवर्नमेंट को ध्यान देने की जरूरत है। मेरा एक सुझाव हो सकता है जी। कि प्राइमरी स्कूल से लेकर हुँ। यूनिवर्सिटी तक मॉरल एजुकेशंस के क्लासेस होने चाहिए। जी, और कंपल्सरी हो जाएँ। हाँ, जी। और उनमें जैसे हमारे ब्रह्म कुमार हैं, ब्रह्म कुमारीज हैं, जिन्होंने यहाँ से ट्रेनिंग ली है, जी। दे शुड बी गिवन द अपॉर्चुनिटी। उनके माध्यम से एक अच्छी टीचिंग उनको दी जा सकती है। जी, 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 जी। जो इम्प्रेस कर सकती है। हुँ। हो क्या रहा, कहीं कहीं चल भी रहे हैं, जी। लेकिन जो अध्यापक हैं वो स्वयं बहुत नैतिक नहीं माने जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। जब अनैतिक किसी का व्यक्तित्व है, हुँ। तो भले ही कितनी नैतिकता की बात करें, जी, जी, वो बच्चों कोई के अंदर मानता नहीं नहीं है। जाएगी। जी, जी, वो सोचेंगे कि पहले आप खुद गुड़ खाना अगर मतलब बंद शराबी कीजिए। कहे, जो लोग नैतिक वैल्यूज पर खड़े उतर रहे हैं हुँ। या उधर काम कर रहे हैं, जी। जिनको हम कह सकते हैं कि उनका जीवन एक समर्पित जीवन है, जी। यहाँ को ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारी कोई पैसा नहीं लेता। जी, जी। दे ऑल आर वॉलंटियर्स, बिल्कुल, बिल्कुल सर। दे आर टोटली अनपेड। जी। तो अगर इनको हम इसी प्रोसेस में रख लें
और इनसे कहें कि आपकी सेवाएं हम समाज में ले रहे हैं, वो समाज की सेवा करने के लिए यहाँ पर आए। वो फीस तनख्वाह भी नहीं मांगेंगे। तो अगर वो अपनी सेवाएं दे सकते हैं हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में, जी तो उनकी सेवाएं लेनी चाहिए। बिल्कुल सर, ये सेवाएं दी ही जा रही हैं, लेकिन जैसे आपने कहा कि गवर्नमेंट इस दिशा में यदि पहल करती है तो एक व्यापक परिवर्तन जल्दी से जल्दी लाया जा सकता है। सर, जब आप ट्रेन पे बैठे थे और जिस सज्जन ने कहा था कि आप ब्रह्मा कुमारी में जा रहे हैं, अब आप जाके उनसे क्या कहेंगे? उनको तो हम बताएंगे ही, लेकिन उनके अलावा भी हम उच्च लेवल पर बड़े बड़े लोग जिनके बीच हम लोग जिनमें रहते हैं, जी जी, उनको भी हम मैसेज देंगे कि ब्रह्मा कुमारी जिस तरह की लोग या माइंड अप्लाई नहीं करके आज जो लोग नहीं गए हैं, ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारी के नाम पर अपना अंदाज लगा के जो बातें करते हैं जी, वो सब मिथ्या है। और एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है जो समाज को एक दिशा दे सकता है जी, और समाज को दिशा देने की कोशिश भी कर रहा है। जी जी जी। सर, यहाँ के अनुभवों को यदि मैं जानना चाहूँ 3 शब्दों में, तो वो 3 शब्द क्या होंगे कि ब्रह्मा कुमारीज में आकर के मैंने ये अनुभव किया? वो 3 शब्द क्या होंगे सर? ब्रह्मा कुमारी में आकर के हमने एक चीज़ पाई, लोगों में नैतिकता बहुत है, नंबर 1। जी, नंबर 2, यहाँ पर बहुत सफाई। नंबर 3, जो कम पाया जाता है, लोगों में बहुत आत्मीयता है। जी जी, बहुत सुंदर सर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और ऐसा लग रहा है कि आपसे बातचीत का जो सिलसिला है वो चलता ही रहे और हम लोग बहुत सारी बातें करें, लेकिन वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है। आप यहाँ आए, बारंबार आए, ऐसी मैं कामना करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद सर, धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। कई बार जब हम अच्छे पद पे चलना प्रारंभ करते हैं तो बहुत सारे लोग हमें रोकना चाहते हैं कि नहीं, वो चीज़ तो ऐसी है, वैसी है, ये है। जैसे कहते हैं ना कि 4 अंधों ने हाथी को छू के देखा, टटोल के देखा। किसी ने उसकी पूंछ को पकड़ा तो कहा ये तो रस्सी के समान है, किसी ने उसके पेट को पकड़ा तो कहा ये तो दीवार के समान है, किसी ने कान को पकड़ा, कहा ये तो सूप के समान है। लेकिन जो व्यक्ति उसके समीप जाकर के अपनी आँखों से उस चीज़ को देखता है तो वह अनुभव कर पाता है कि वास्तविकता क्या है। इसीलिए हम कुछ ऐसी धारणाएं या मान्यताएं ना बना लें किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी संगठन के लिए ये तो ऐसा है। हम नज़दीक जाएं और सत्य को जांचने और परखने की कोशिश करें। सुनी सुनाई बातों पे यदि हम विश्वास करते रहते हैं तो शायद सत्य से हम दूर रहते हैं, वास्तविकता से दूर रहते हैं, स्वयं को भी क्षति पहुंचा रहे होते हैं और औरों को भी क्षति पहुंचा रहे होते हैं। तो इस चीज़ का हम विशेष करके ध्यान रखें मित्रों। और साथ ही दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात जो हमारी चर्चा से निकल के आई वो यही कि आध्यात्म ही एक आधार हो सकता है बुराइयों को दूर करने का, समाज को परिवर्तन करने का, पारदर्शिता लाने का, समाज को स्वच्छ और सुंदर बनाने का। तो क्यों ना इसे भी हम अपने जीवन में अख्तियार करें, शामिल करें, स्वयं एक ऐसे दीपक बन जाएं जो दूसरों को प्रकाश दे, दूसरों के जीवन में खुशहाली ला सके। एक नए मेहमान के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।